मानसिकता पर जो है सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि अंग्रेज के बाद में अंग्रेजी मानसिकता के हमारे सत्ताधीश भी चले। उस चुनौती का सामना करते हुए संघ ने एक सामाजिक समरसता का वातावरण बनाया और संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हुए सबको एकाकार करने का प्रयास किया। सबके कल्याण के लिए सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात ध्येय वाक्य मान करके काम किया। ये चुनौती हमारी थी कि हमें विखंडित करने का प्रयास किया गया, उसको हमने पार पाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग सब लोग टेंशन में, जैसे कि भाई साहब ने कहा और भी हमारे झा जी ने कहा, ये समस्या लेकर के कि हम वो देखिए सोशल मीडिया का प्रयोग भरपूर करें, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे कामों के लिए करें, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि इसके अंदर क्या अच्छा है। और मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि बजाय मोबाइल छीनने के उस मोबाइल के अंदर की अच्छाइयों को निकलवाएं, हमें निकालना आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था ना अभी बच्चों के साथ बात करते हुए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जहां खबर नहीं सच दिखता है, जहां आवाज नहीं जनता की ताकत सुनाई देती है। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सौरभ विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने आज 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। संघ स्वयं को एक सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित संगठन मानता है। आज देश भर में हजारों शाखाएं लगती हैं और शिक्षा सेवा, ग्राम विकास, आपदा राहत, गौ सेवा, पर्यावरण और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं। इसी की आज जन गोष्ठी के लिए यहाँ पर कुछ अभिभावक लोग आए हैं, जो यहाँ पर विनोद बंसल जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आमंत्रित किया गया है। अभी हम आपको उनके कुछ विचार सुनाएंगे। बंधुओं, बड़ा हर्ष, आप सोच रहे होंगे कैसी कष्टकारी हो सकता है। संघ कहता है कि हम समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस देश, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के लिए कृत संकल्पित होकर के अपना बेस्ट डिलीवरी करना सीख जाए तो संघ की आवश्यकता नहीं है। संघ की स्थापना कोई एजेंडे लेकर के नहीं हुई थी कि भाई हमें कोई बड़ा संगठन बनाना है, अपना नाम कमाना है, लोगों में संगठन की शोहरत होनी चाहिए। नहीं, संघ के संस्थापक जिनका चित्र मंच पर दाईं लगे हैं, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार, ये बाल्यकाल से ही, बचपन से ही जिसे कहते हैं जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। ये जब पढ़ाई कर रहे थे, प्राथमिक विद्यालय में थे और उस समय रानी विक्टोरिया का जन्मदिन आया। उस रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर लड्डू बांटे जा रहे थे। उस कालखंड में अगर किसी बच्चे को लड्डू मिल जाए विद्यालय में तो कितनी खुशी होती थी। उसको छोड़ दीजिए, अगर हमारे क्षेत्र में भी हम भी सोचे हैं तो विद्यालय में लड्डू मिले, इस बात की चर्चा घर तक होती थी। लेकिन उस विद्यार्थी ने लड्डू लिया तो उस लड्डू को वहीं कहीं मसल दिया। गुस्से के मारे वो जो लड्डू का जो घी तेल था सारा निचड़ गया और वहां पर उपस्थित जो अध्यापक थे उनसे रहा नहीं गया। पूछा क्या हुआ, उन्होंने धारदेशी लड्डू को नीचे फेंक दिया। कहते लड्डू किस उपलक्ष्य में, ये तो देखो मेरे भारत का एक एक व्यक्ति जिस रानी विक्टोरिया ने गुलाम बना रखा है
उस रानी विक्टोरिया के जन्मदिन का लड्डू मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं नहीं खा सकता। हमको बहिष्कार करना चाहिए। उस छोटे से बाल मन ने उस छोटी सी घटना को लेकर के इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया। आज संघ सिर्फ शताब्दी वर्ष नहीं मना रहा, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। बंसल जी, एनसीआर समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे केवल 2-3 सवाल पूछूंगा जो जनता को लेकर के भी हैं और यहाँ की जो आपने प्रोग्राम रखे हैं उसके लिए भी हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने सबसे बड़ी चुनौती को कौन सी थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया? सामाजिक विखंडन, फूट डालो राजकरो की अंग्रेजों की नीति, जिस मानसिकता पर जो है सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि अंग्रेज के बाद में अंग्रेजी मानसिकता के हमारे सत्ताधीश भी चले। उस चुनौती का सामना करते हुए संघ ने एक सामाजिक समरसता का वातावरण बनाया और संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हुए सबको एकाकार करने का प्रयास किया। सबके कल्याण के लिए सर्वभौमत्व सुखन सर्वे संतु निरामया की बात ध्येय वाक्य मान करके काम किया। ये चुनौती हमारी थी कि हमें विखंडित करने का प्रयास किया गया, उसको हमने पार पाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्या आने वाले समय में भारत में संघ की भूमिका और ज्यादा बढ़ने वाली है? निस्संदेह संघ की भूमिका सदा से थी। उस समय के तत्कालीन सत्ताधीशों ने भी, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इंदिरा जी की बात करें या अपने शास्त्री जी की बात करें, हर एक लगभग हर युद्ध में और इनको पुकारा है। हर युद्ध में भी और संघ के समर्थकों ने सहभागिता की है। देश के कल्याण के लिए जो भी उपक्रम चले आज तक, उनमें नित्य प्रति रूप से संघ सहभागी रहा है और समाज कल्याण के क्षेत्र में समाज को एकाकार करके, समाज को एक साथ लेकर के और जो समाज की शक्तियां हैं, जो विघटित शक्तियां, उसको संगठित करके समाज के द्वारा ही समाधान निकालना, ये संघ का कार्य रहा है। हम किसी राजनीतिक शक्ति के भरोसे काम नहीं करते। संघ अपनी व्यक्ति निर्माण करता है और व्यक्ति निर्माण के साथ में अब संघ कई सारे और कामों में लगा हुआ है, जैसे पंच प्रवर्तन का काम है और भी कई आयाम है, उनमें लग के काम कर रहा है। आपके अनुसार मजबूत भारत की जो नींव है, क्या वो शिक्षा, संस्कार या संगठन के ऊपर लगी हुई है? निसंदेह देखिए, जब तक संगठित समाज है तब तक सारी समस्या को समाधान। जहाँ संगठन नहीं है, जहाँ विधर्मी शक्तियां या विदेशी शक्तियां, जो आतताई शक्तियां, जो आक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं, वो जहाँ हावी रहेंगे तो विकास कितना ही कर लो, सब विनाश की ओर जाएगा। इसलिए हमारा ध्येय है कि पहले समाज को संस्कारित करो, समाज को संगठित करो और उनके अंदर वो शक्ति और भक्ति पैदा करो कि जो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए और विश्व के लिए लड़ना सीख जाए। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज के मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में आप अपने जो यहाँ के लोग हैं उनके बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग भरपूर करें, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे कामों के लिए करें, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि इसके अंदर क्या अच्छाई है। और मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि बजाय मोबाइल छीनने के, उस मोबाइल के अंदर की अच्छाइयों को निकलवाएं, हमें निकालना आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था ना, अभी बच्चों के साथ बात करते हुए, कि मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, मोबाइल को मित्र बनाना है, लेकिन मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। यानी मित्र मित्र के बारे में सोचे, मित्र मित्र को खराब ना कर दे, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, पेरेंट्स भी क्या है कि अभी हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। हमें देखिए, 2 शब्द मैंने सुने थे, सेवा और शुश्रूषा, बुजुर्गों के बारे में। सेवा तो बहुत करी हमने, लेकिन शुश्रूषा छोड़ दी। अब समय आ गया है कि बुजुर्गों की शुश्रूषा करें, यानी उनको सुनना शुरू करें, उनको सुनना शुरू करें। लेकिन उससे इतर मेरा व्यक्तिगत मानना यह भी है कि बुजुर्गों के साथ साथ हम बच्चों को सुनना शुरू करें, क्योंकि बच्चे आजकल हाईटेक हो गए। मोबाइल से जो कुछ सीख लिया, वो कई बार ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो हम नहीं जानते, तो उनसे भी ज्ञान को प्राप्ति करें और उनको कनेक्ट करें। हमने ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात बहुत करी, दुनिया ग्लोबल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया विध्वंस की ओर बढ़ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल कनेक्टिविटी से पहले पर्सनल कनेक्टिविटी बनाए। हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, हम परिवार के साथ कनेक्ट हो, तभी हम समाज और देश के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और विश्व कल्याण की जो बात हम करते हैं, प्रणवंतो विश्वमार्यम, यानी संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ करना है, तो विश्व को श्रेष्ठ करने के लिए व्यक्ति को श्रेष्ठ होना जरूरी है, जो काम संघ करना है। एक अभिभावक होने के नाते मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आपको अपने बच्चे में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव इस समय टेक्नोलॉजी का है, जिसे हम लोग बहुत अनभिज्ञ रह गए। आज भी मैं मानता हूं कि मोबाइल भले ही 2 लेके चलता हूं, लेकिन काम एक का भी नहीं जानता।
वास्तव में लैपटॉप में यूज करता हूँ, लेकिन लैपटॉप के फंक्शन मुझे लगता है 10% भी नहीं आते होंगे। हम चाह रहे हैं कि आज इस बदलाव की तरफ जो युवा पीढ़ी बढ़ी है उसका हम भी लाभ उठाएं, और हमारे जो जीवन का जो क्षण जो निकल गए, जो एक्सपीरियंस हमारे हैं, उन एक्सपीरियंस का लाभ युवा पीढ़ी उठाए। बच्चों को परिवार के साथ कनेक्ट होना सिखाएं, यानी बड़ों से छोटे, छोटों से बड़े कनेक्ट हो जाएं, तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे डिस्कनेक्ट खत्म हो जाएंगे। दुनिया की किसी भी तरह की समस्या, चाहे युद्ध की हो या बुद्ध की हो, हमें युद्ध से बुद्ध की तरफ आना है। बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के हमें ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा वो हमें खोजना है। मोबाइल से भी ज्ञान मिलता है, और मोबाइल से विध्वंसक चीजें मिलती है। मोबाइल से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो मोबाइल से बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। मेरी पत्नी ने जब मोबाइल लिया था ना जी, वो जब मोबाइल लिया उसके बाद उसने सबसे बड़ा काम क्या किया कि एक संत के प्रवचन आते थे सुइस में, उन्होंने उसका पद्यानुवाद करके शुरू कर दिया, पद्यानुवाद करके उनको वापस भेजना शुरू कर दिया। 6 महीने हो गए, मुझे लगा पता नहीं क्या लिखती है। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने क्या लिखते हो? बोले ऐसे ऐसे वो एक प्रवचन आते हैं, मैं उनका पद्यानुवाद करके, एक वेद मंत्र आता है, वेद मंत्र का पद्यानुवाद उनको भेज देती हूँ। मैंने कितने कर लिया आपने? बोले मैं तो सैकड़ों। कहाँ है वो? बोले पड़े हुए मोबाइल में, ध्यान नहीं दिया। मैंने उठाकर उनको सारा व्हाट्सएप के उस ग्रुप में से उठाए और उठा के किताब छाप दी। लोग कह रहे अरे कमाल है यार, आपने व्हाट्सएप पे इतना कुछ लिख दिया। और आज वो दर्शन शास्त्रों में आचार्य हैं, और चारों वेदों, उपनिषदों और उनका कथा का प्रवचन भजन पूरा देश भर में करती है। तो मोबाइल का उपयोग आना चाहिए। और ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए, छोटे से मोबाइल से उन्होंने कई सारे अन्वेषण कर लिए जी, बहुत सारे जो दुनिया के अंदर नाम कमा रहे हैं। मेरे भारत का एक गांव का बच्चा अमेरिका में जाकर सम्मानित हो रहा है, इसलिए क्योंकि एक मोबाइल से उसने वो टेक्नोलॉजी विकसित करी जो दुनिया कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। हमें आज वो विकास करना है। और दूसरी बात ये कि हमारी अपनी समस्याओं का जो जिम्मेदार हम खुद हैं, उनका समाधान करना भी हमें आता है। एक बार मैं ऐसे ही ऑफिस में परेशान था, तो मैं बॉस के पास गया, मैंने भी ऐसे ऐसे है तो क्या करूं? बैठ जाओ, गर्म था मेरा स्वभाव। उन्होंने कहा भी बैठ जाओ, पानी पिलाया। बोले समस्या क्या है मुझे मत बताना, समाधान क्या है मैं नहीं बताऊंगा, अभी कागज पर ले। उन्होंने बताया कि आपकी समस्या क्या है उसमें लिखो पहले, और उसके बाद आप स्वयं यहाँ से जाओ और इसके 4 विकल्प तलाशो। उन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प वन ऑफ द बेस्ट है उसको चूज करिए, बढ़ जाइए, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। उस सिद्धांत में चलता। अगर ये सिद्धांत सबने अपना लिया, देश ने, समाज ने अपना लिया, व्यक्ति ने अपना लिया, परिवार ने अपना लिया, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान खुद ही कर लेंगे, दूसरे पर निर्भर हो गए। हम सब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर लालायित रहते हैं कि वो करेगा। अगर कोई गंदगी फैला गया कोई मेरे पड़ोस में, तो एमसीडी आके करेगी। क्यों भाई? एमसीडी आएगी तब आएगी, तब तक तो मैं कर सकता हूँ ना उसको। खुद भी करेंगे ना जी। हम दूसरों से कहते हैं उसने हेलमेट नहीं पहना इसलिए एक्सीडेंट होकर मर गया, लेकिन खुद नहीं सोचते कि मैं हेलमेट उतार करके मैं कॉलोनी के अंदर घुसने के साथ हेलमेट उतार देता हूँ। क्यों? कौन पुलिस वाला नहीं खड़ा? अरे पुलिस वाला हेलमेट के लिए थोड़ी खड़ा है, पुलिस वाला सिर्फ कानून के पालन के लिए खड़ा है, वो आपकी रक्षा के लिए नहीं खड़ा। आपकी रक्षा तो हेलमेट से होगी ना जी, तो नागरिक कर्तव्यों का पालन होगा। मैं एक चीज और पूछूंगा, यहाँ नारी शक्ति भी खड़ी हुई है और समाज के लोग भी हैं। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे भी, टीवी में भी काफी एक्टिव देखा है, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ लोग आपको आज सुनने के लिए भी आए हैं और अपने विचार भी रखने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने विचार भी रखे कि यहाँ पर ओजोन की एक समस्या आ रही है, तो उस समस्या को लेकर के लोगों का कहना है कि एक हमारे ऊपर किसी प्रकार की सरकार की तरफ से या ओजोन की तरफ से हमारे ऊपर एक सूली लटकी हुई है। तो उसके लिए लोगों को, यहाँ के जो समाज के लोग हैं, उनको एक कोई साधारण एक ऐसा आप प्रस्ताव बता दें जिनसे इनकी थोड़ी परेशानी दूर हो। देखिए, 2 बातें हैं, मैंने अभी कहा भी था कि हमारे साथ अगर भेदभाव हो रहा है, तो हमें इस बात का चिंतन करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। किसी दूसरे को कोई चीज मिली, उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता करनी है कि मेरे अधिकार का क्या हुआ, लेकिन मेरे अधिकार के साथ साथ मैं अपने मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। जब मैं कर्तव्य का पालन करूंगा ना जी, तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम कर्तव्य पालन में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, शायद इसीलिए वो अधिकार के भागी नहीं बन पाए। कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ गए इसलिए मिल गया। अब इसको राजनीतिक लोग राजनीतिक रंग देते हैं, सामाजिक लोग सामाजिक दृष्टि देखते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और समाज का सेवक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि समाज की जो विघटित शक्तियां वो संगठित करिए। हम सोचते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा कर गया, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मेरे घर में हनुमान चालीसा होता कि नहीं होता, मेरे परिवार के अंदर संस्कार है कि नहीं है, मेरे कॉलोनी के अंदर जो मैं रहता हूँ वहाँ एकता है कि नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है कि नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगी, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकता। नहीं, जिस तरीके से मैं एक चीज पूछूंगा कि जब चुनाव प्रचार आते हैं, जब चुनाव आते हैं, उस समय
यहाँ पर ओजोन का मुद्दा कहते हैं कि ओजोन गोजोन हो गया, इस तरीके से यहाँ पर लोगों को कहा जाता है, लोगों का कहना है। और अब उनके ऊपर पूरी तरीके से सूली लटक गई है। तो अब चुनावों में आगे भी अगर यही बात आई तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ लोगों को क्या सोचना चाहिए? देखिए, चुनावों की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर किसी ने वादा किया तो उसे जरूर पूछना चाहिए, संगठित होकर पूछना चाहिए। और दूसरी बात यह कि नहीं वादा किया तो भी हमें संगठित होकर के जाना चाहिए, जो भी संबंधित एजेंसियां उनसे बात करनी चाहिए कि आखिरकार क्या है कारण। मुझे घटना, ये जो विषय चूंकि मेरे लिए नया है, उसका मैं भी अध्ययन करूंगा और संबंधित लोगों से बात भी करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ में मेरी पीड़ा है उस पीड़ा का समाधान मुझे निकालना है, समाज को संगठित होकर के साथ में लेकर निकालना है। ये इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर इतने सारे लोगों में से मान लो 10% लोग भी जा करके अगर 10 अधिकारियों से मिलेंगे, अधिकारियों से, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल बात ना करें, कोई राजनेता कैसा भी हो, हर एक राजनेता अपने वोट बैंक के लिए काम करता है, लेकिन हर एक सामाजिक प्राणी को अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। तो समाज को साथ में लेके जाएं, जहाँ जो संबंधित एजेंसियां उनको पकड़ें और वहाँ पर जो भी जो लोकतांत्रिक तरीके उनका प्रयोग करें। मैं उनको सबको यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम RN सिंह है जी। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुद्दे उठे थे, एक ओजोन का मुद्दा भी आया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 50 वर्ष पहले यहाँ पर कोई भी नहीं ओजोन था, ये बाद में ओजोन हमारे ऊपर थोपा गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो नदियाँ 5 किलोमीटर पहले बस चलती हैं, बहती हैं, वो ओजोन में कैसे आ गई। आज हरिनगर क्षेत्र है, जो जैतपुर क्षेत्र है, वो ओजोन से कम 5 किलोमीटर दूर है। उसको ओजोन में लाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात हुआ है। क्या राजनीतिक कोई ऐसी, ये राजनीतिक कोई हो रहा है या मुझे समझ में नहीं है कि राजनीतिक कैसे मुद्दा हो रहा है। क्या जनता यहाँ की वोट नहीं देती है? क्या यहाँ की जनता ये नहीं समझती है कि भाई यहाँ के नेता लोग ये नहीं समझते हैं कि ये लोग भी, इनके बच्चे हैं, ये रहते हैं, इनका घर है, इन्होंने अपने गहने खेत बेच करके यहाँ पर किसानों से जमीन लिया, घर बनाया। आज हम लोग ओजोन के लिए हर मुद्दे पर ये तरस रहे हैं कि ओजोन कब हमारे मकान गिरा दिया जाए, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक कहूंगा कि आपने एक दिन कहा था कि ओजोन गोजोन है। मैं उस बात को आपको याद दिलाता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं कि हमारे इन बातों को सुलझाया जाए और यहाँ पे रहने वाली कम से कम 7 लाख जनता को समाधान दिया जाए और उनको सांत्वना दिया जाए। यही मेरे छोटे शब्द हैं। यहाँ कुछ महिला शक्ति भी हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। आपका नाम जी? कुसुम मिश्रा, मैं ओ ब्लॉक से हूँ, मैं समाज सेविका हूँ और मैं सब के आगे रहती हूँ, हर एक के दुख सुख में खड़ी रहती हूँ, सबकी समस्या को समाधान करती हूँ। दूसरी बात यह है कि हम लोग सब लोग टेंशन में, जैसे कि भाई साहब ने कहा और भी हमारे झाजी ने कहा, ये समस्या लेकर के कि हम वो जून से बहुत परेशान है, हम रात दिन टेंशन में रहते, कैसे हमारा मकान बना, कैसे हमने करा, अब कैसे होगा। इसका समाधान तो हम लोगों को सबको मिलकर करना चाहिए। जैसे कि सर जी ने बात करी है कि हम संघ में जुड़ गए हैं, तो हम इस मीटिंग को लेकर के अपने आप ही समाधान करके चलना चाहिए, ना कि नेता लोग तो नहीं करेंगे। एक नेता तोड़ने के लिए आता है, एक नेता बचाने के लिए आता है, यहाँ पे यही चल रहा है। तो इसलिए अब नेता लोग ही मतलब इन चीजों को चला रहे हैं, बाकी जनता तो कोई नहीं चला रही ना। तो लेकिन हम सबको एक संग होना चाहिए कि हम इसको बचाएं, अपने घर को, सबको बचाएं। कैसे कैसे हम लोगों ने ये मकान बनाया है, सभी लोगों ने बनाया है, तो कृपा करके भाई साहब ने जो कहा, हम सबको एकता में, समाज में, संगठन में। तो आपने सुना, यहाँ पर आई हुई महिला शक्तियों से भी बात की और यहाँ के लोगों से भी बात की। ये आज जो RSS का 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये एक जो जनगोष्ठी रखी गई थी, वो जनगोष्ठी थी। और यहाँ पर जो प्रवक्ता आए थे, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे और काफी कुछ बताया, बच्चों के बारे में भी बताया, युवा लोगों को किस तरीके से जोड़ना है उसके बारे में बताया। लोगों ने यहाँ पर ओजोन के सवाल भी रखे, उसके विषय में भी एक, मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एक सोचने वाला एक विषय है कि यहाँ बदरपुर में एक जो जिस तरीके से 1511 कॉलोनियां पास हो गई हैं और यहाँ की 220 से कुछ ज्यादा कॉलोनियां हैं,
जो यहाँ पर पास नहीं हुई है। हम बता दें कि जो नहर पार के इलाके हैं उनमें लोगों को काफी आक्रोश भी है और वो ये सवाल बार बार करते हैं। आप देखते रहिए, ऐसी ही अपडेट के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, नमस्कार।